हेलो एवरीवन। तो आज से हम लोग शुरू करते हैं एनएबीएच के स्टैंडर्ड्स। हम लोग 6 स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं जो हॉस्पिटल के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन एसएचसीओ में भी ज़्यादातर ये स्टैंडर्ड होते हैं। तो अगर आप एसएचसीओ हैं यानी स्मॉल हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन है, 50 बेड से कम की एप्लीकेशन डाल रहे हैं या 50 बेड से ऊपर की एप्लीकेशन डाल रहे हैं, आपके लिए ये स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल होंगे। सो एएसी 1 हिस्सा है पहले चैप्टर का जिसका नाम है एक्सेस असेसमेंट एंड कंटिन्यूटी ऑफ केयर। आइए शुरू करते हैं। क्या रिक्वायरमेंट्स हैं एसी 1 की? सो एसी 1 स्टैंडर्ड है द ऑर्गेनाइजेशन डिफाइंस एंड डिस्प्लेस द हेल्थ केयर सर्विसेज इट प्रोवाइड्स। पहला जो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है दैट इज कमिटमेंट। ए द हेल्थ केयर सर्विसेज बीइंग प्रोवाइडेड आर डिफाइंड एंड आर इन कंसोनेंस विद द नीड ऑफ कम्युनिटी। जो की कंपोनेंट्स हैं यहाँ पे वो ध्यान देने लायक हैं। सर्विसेज आर डिफाइंड बाय सीनियर मैनेजमेंट। जहाँ पे हम लोगों ने पिछले प्रेजेंटेशन और वीडियो में बात करी थी, जहाँ पे डिफाइंड शब्द आता है वहाँ पे आपको एक डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, यानी कि आप एक डॉक्यूमेंट रेडी करेंगे अपने हॉस्पिटल के लेटर हेड पे, जहाँ पे आप अपने स्कोप ऑफ सर्विस को डिफाइन करेंगे, यानी कि आप कौन कौन से क्लिनिकल और डायग्नोस्टिक सर्विसेज देते हैं वो आप क्लियरली मेंशन करेंगे। साथ में इट शुड बी इन द नीड ऑफ द कम्युनिटी। अब नीड ऑफ कम्युनिटी क्या है? लेट से वहाँ पे किसी पर्टिकुलर स्पेशलिटी की ज़्यादा आवश्यकता है, किसी की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, तो आप वो देख कर शुरू करें। नीड ऑफ कम्युनिटी शुड बी कंसीडर्ड व्हेन स्टार्टिंग अ न्यू सर्विसेज। लेट से यू आर अ कार्डियोलॉजी सेटअप जहाँ पे बहुत सारे बच्चे भी आते हैं, तो यू कैन स्टार्ट पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी, इवन पीडियाट्रिक्स। सो इस तरह की जिस तरह की डिमांड आती है उस हिसाब से आप नई सर्विस शुरू कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको एक डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ेगी। अब जो लास्ट पॉइंट है ये ध्यान देने लायक है, बट दिस डज नॉट रेस्ट्रिक्ट एनी ऑर्गेनाइजेशन इन स्टार्टिंग अ न्यू सर्विस ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओन जजमेंट। ये लाइन एनएबीएच 5th एडिशन में नहीं थी। एनएबीएच स्टैंडर्ड के 5th एडिशन में ये लाइन नहीं थी एएसी 1A में। अब ये नई चीज़ ऐड की गई है क्योंकि कई बार असेसर आके जस्टिफिकेशन पूछते थे कि आपने ये सर्विसेज क्यों शुरू करी और आपने इसके लिए कोई स्टडी करी क्या। अब ये बहुत ही सब्जेक्टिव हो जाता है, जबकि एनएबीएच खुद कहता है कि वो बहुत प्रिस्क्रिप्टिव नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन कैन डिसाइड ऑन देयर ओन, सो जहाँ पे रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स नहीं होती हैं। तो अब उन्होंने ये नई लाइन डाल दी है कि ठीक है, अगर आपने कोई कम्युनिटी बेस पे किया है आप उसका डॉक्यूमेंटेशन रखें, लेकिन अगर आपने अपनी जजमेंट से किया है तो आपको कोई रोक नहीं रहा है एंड यू नीड नॉट प्रोवाइड एनी जस्टिफिकेशन। नेक्स्ट आते हैं जो कमिटमेंट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट बी है, वो भी कमिटमेंट है। ईच डिफाइंड क्लिनिकल सर्विस शैल हैव डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट सर्विस विथ सुटेबली क्वालिफाइड पर्सनल who provide outpatient, inpatient, day care and emergency cover। सो यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली मेंशन्ड है कि आपके स्कोप ऑफ सर्विस में वही डॉक्टर्स हो सकते हैं जो ओपीडी, आईपीडी और इमरजेंसी सर्विसेज के लिए अवेलेबल हो। यानी कि अगर कोई डॉक्टर सिर्फ विजिटिंग है ऑन द केस टू केस बेसिस तो वो शायद आपको स्कोप ऑफ सर्विस पे ना मिले, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल द डॉक्टर्स शुड बी फुल टाइम। यानी कि लेट से एक कोई छोटे से सेटअप में, मैं बहुत सारे छोटे सेटअप्स में काम करता हूँ, तो लेट से एक डॉक्टर जिसका हॉस्पिटल है वो ऑर्थोपेडिक्स का है और उसके पास एक दूसरा डॉक्टर है मेडिसिन का और ऑप्स एंड गायनी का एक तीसरा डॉक्टर है। वो अगर वहाँ पे सिर्फ 2 घंटे की ओपीडी करते हैं, वीकली थ्राइस करते हैं, दैट मीन्स दे हैव रेगुलर ओपीडी। वो शेड्यूल में लिखा होना चाहिए ओपीडी शेड्यूल में। फिर वो आईपीडी में पेशेंट देखने आते हैं और अगर कोई इमरजेंसी आती है तो वो उपलब्ध है। क्लियर? अगर इसमें फिर भी कोई डाउट रह जाता है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब इन्होंने कहा है क्वालिफाइड मेडिकल, नर्सिंग एंड पैरामेडिकल स्टाफ फॉर पेशेंट क्लिनिकल नीड शुड बी अवेलेबल। इसका मतलब ये होता है, क्वालिफाइड का मतलब क्या है? मेडिकल के लिए जो एनएमसी क्वालिफाइड या एनएमसी रिकॉग्नाइज्ड डिग्रीज हैं वो हों। जैसे मैं कई बार देखता हूँ कुछ लोगों की इग्नू से पास डिग्रीज हैं जो एनएमसी रिकॉग्नाइज नहीं करता। वो करेस्पॉन्डेंस कोर्स है, वो आपके पढ़ने के लिए, लेकिन आपको टीएमटी के लिए ऑथराइज सिग्नेटरी नहीं बनाता है। तो ऐसी चीज़ें आपके लिए
वैलिड नहीं होंगी वो क्वालिफिकेशन नहीं मानी जाएगी, रिकॉग्नाइज क्वालिफिकेशन नहीं मानी जाएगी। मेडिकल क्वालिफिकेशन का मतलब ग्रेजुएशन एज MBBS है, ना कि BHMS, ना ही BAMS। अगर आप आयुष में अप्लाई कर रहे हैं तो वो सर्टेनली एक क्वालिफिकेशन हो सकती है। हाँ, एक डेंटिस्ट इज अ क्वालिफिकेशन, लेकिन नॉट फॉर मॉडर्न मेडिसिन, ओनली फॉर डेंटिस्ट्री। फिर नर्सिंग में BSc या GNM क्वालिफाइड पर्सन कहलाएगा। ANM इज नॉट अ क्वालिफाइड नर्स। फिर अगला है पैरामेडिकल स्टाफ। तो पैरामेडिकल स्टाफ जिसे स्टेट फैकल्टी ने रिकॉग्नाइज किया हुआ है या सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया है, उसी को क्वालिफाइड स्टाफ माना जाएगा। कई बार लोग फार्मासिस्ट और मेडिकल इमरजेंसी टेक्नीशियन को नर्सिंग स्टाफ की तरह यूज करते हैं, विच इज नॉट अलाउड। अगला जो की कंपोनेंट है, कंसल्टेंट शुड प्रोवाइड आउट पेशेंट, इन पेशेंट एंड इमरजेंसी कवर। आई ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट। Infrastructure for diagnostic and treatment facilities are guided by regulatory requirements and guidance from professional bodies. तो ये एक बेसिक चीज़ है, जैसे एक्सरेज के लिए आपको AERB सर्टिफिकेट चाहिए। अब AERB सर्टिफिकेशन सिर्फ इकलौती रिक्वायरमेंट नहीं है, वॉल की थिकनेस, कहाँ पे विंडो होनी चाहिए, दरवाजे पे किस तरह का कवर होना चाहिए, वो भी एक रिक्वायरमेंट है। इसी तरह से ब्लड बैंक एक रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट का हिस्सा आता है। प्रोफेशनल बॉडीज़ में सबसे अच्छी जो गाइडलाइन है वो इंडियन सोसाइटी फॉर नेफ्रोलॉजिस्ट की है डायलिसिस सेंटर्स के लिए। इस तरह की बहुत सारी गाइडलाइंस हैं। तो जहाँ कानून नहीं है या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, वहाँ पे आप प्रोफेशनल बॉडीज़ की रिकमेंडेशन को रेफर कर सकते हैं, लेकिन इट शुड एडहियर टू दीज टू थिंग्स। कमिटमेंट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट C है। स्कोप ऑफ द क्लिनिकल सर्विसेज आर ऑफ ईच डिपार्टमेंट आर डिफाइंड। तो हर डिपार्टमेंट का स्कोप ऑफ सर्विस डिफाइंड होना चाहिए। ये इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ स्कोप ऑफ सर्विस से हो सकता है। मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर जैसे आप लैब के लिए बोलें कि आपके यहाँ हॉस्पिटल में लैब है, तो आपको ज़रूरी नहीं कि आप हर टेस्ट का नाम लिखें, आप उनके सेक्शन का नाम लिख सकते हैं। जैसे आपकी पैथोलॉजी लैब है, ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में जो लैब होती है उसमें बायोकेमिस्ट्री, रूटीन बायोकेमिस्ट्री, हेमाटोलॉजी और कभी कभी क्लिनिकल पैथोलॉजी भी होती है। कई हॉस्पिटल्स में माइक्रोबायोलॉजी होती है। तो आप डॉट 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 करके ये चारों पॉइंट मेंशन कर सकते हैं। अगर आप रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में हैं तो आपके यहाँ एक्सरे और अल्ट्रासाउंड है, आप सिर्फ उनको मेंशन करें, कोई ज़रूरी नहीं कि आप कुछ और मेंशन करें। हाँ, एक्सक्लूजन की बात ज़रूर आती है कि लेट से यू आर अ रेडियोलॉजी सेंटर जहाँ पे एक्सरे है, लेकिन आप बैरियम एक्सरे या एक्सरे अंडर कंट्रास्ट नहीं करते हैं, या फिर आप बायोकेमिस्ट्री करते हैं लेकिन बायोकेमिस्ट्री में जो सीरोलॉजी है या एंडोक्राइनोलॉजी के टेस्ट हैं वो आप नहीं करते हैं, तो यू कैन मेंशन देम और मेंशन दैट दीज टेस्ट आर आउटसोर्स्ड। जो डिपार्टमेंट की स्कोप ऑफ सर्विसेज हैं, जैसे ऑप्स एंड गायनी है, अगर आप हाई रिस्क डिलीवरीज हैंडल करते हैं, हाई रिस्क प्रेगनेंसीज हैंडल करते हैं, यू आर सपोज टू मेंशन देम। अगर आप कोई स्पेसिफिक चीज़ एक्सक्लूजन में लेते हैं, जैसे हम कोई पर्टिकुलर चीज़ हैंडल नहीं करते हैं, तो आप उसे मेंशन कर दें। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे, आप कमेंट पे छोड़ सकते हैं, मैं भी आपके साथ साइनेजेस डिपार्टमेंटल शेयर कर सकता हूँ। जो क्लिनिकल सर्विसेज या डायग्नोसिस सर्विसेज आउटसोर्स्ड हैं, वो भी डॉक्यूमेंट होनी चाहिए और स्टाफ शुड नो अबाउट। याद करिए कल की प्रेजेंटेशन में जहाँ पे मैंने लिखा था की पॉइंट्स टू अंडरस्टैंड NABS स्टैंडर्ड, मैं उसका लिंक भी नीचे शेयर कर दूंगा उस ट्रेनिंग का। वहाँ पे स्टाफ शुड नो। नाउ मैंने आपको नो का इंटरप्रिटेशन क्या बताया था, आपको एक यहाँ पे ट्रेनिंग रिकॉर्ड लगाना पड़ेगा कि आपके स्टाफ को पता है कि कौन सी सर्विसेज आउटसोर्स्ड हैं। आप कौन से डिपार्टमेंट को पता होना चाहिए। पहली बात, पेशेंट किससे इंटरेक्ट कर रहा है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट से, फ्रंट ऑफिस से, हेल्प डेस्क से, बिलिंग से। सबसे पहले इनको पता होना चाहिए क्योंकि सबसे पहले पेशेंट इन्हीं के पास पहुंचता है। अगला है इंफॉर्मेशन विद पेशेंट्स कुड बी शेयर्ड वाया वेबसाइट, डिस्प्ले और ब्रोशर। सो अगर स्कोप ऑफ क्लिनिकल सर्विसेज बहुत ज़्यादा है तो आप इन सब मेथड से भी शेयर कर सकते हैं और प्रोमिनेंटली डिस्प्ले कर सकते हैं। तो साइनेज एक ऑप्शन है लेकिन ब्रोशर भी ऑप्शन है, या आप दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ वेबसाइट पे डिस्प्ले करके आप नहीं बच सकते। लास्ट इस स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है D, जो अगेन कमिटमेंट है। द ऑर्गेनाइजेशंस डिफाइंड स्कोप ऑफ सर्विसेज आर प्रोमिनेंटली डिस्प्लेड। तो क्या की कंपोनेंट्स हैं,
क्लिनिकल और डायग्नोस्टिक डिपार्टमेंट्स मेंशन होने चाहिए आपके स्कोप ऑफ सर्विस में। प्रोमिनेंटली डिस्प्ले होने चाहिए जहाँ पे पेशेंट और विजिटर को विजिबल हो। डिस्प्ले शुड बी बाइलिंगुअल। कल भी हम लोगों ने प्रेजेंटेशन में डिस्कस किया था कि लोकल लैंग्वेज में होना चाहिए और इंग्लिश में होना चाहिए, यानी आप अगर यूपी में हैं, एमपी में है तो हिंदी और इंग्लिश, महाराष्ट्र में है तो मराठी और इंग्लिश, गुजरात में है तो गुजराती और इंग्लिश। अगर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है स्कोप ऑफ सर्विस की जो आपके साइनेजेस में नहीं है, लेकिन एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग पर्पज रखना चाहते हैं, तो आप स्टैंडीज में, ब्रोशर में, वेबसाइट पे मेंशन कर सकते हैं। सो दिस एंड्स आवर AAC1। मैं बहुत छोटी प्रेजेंटेशंस बना रहा हूँ, बहुत छोटे वीडियोस बना रहा हूँ जिससे आप एक बार में एक स्टैंडर्ड को समझ सकें। अगर फिर भी कोई आपको फीडबैक देना है कि मैं और किस तरह से इसे बेहतर कर सकता हूँ, प्लीज़ कमेंट। थैंक यू।